नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मई 2023 की मंथली मैगजीन के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। कोई भी टॉपिक शुरू करें उससे पहले हम समझेंगे इस महीने में रहे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्वों की जानकारी। मई में कौन कौन सुर्खियों में रहे और क्यों रहे, इसका कारण मैं बताऊंगा। देखिए, सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व में पहले व्यक्तित्व हैं महाराणा प्रताप। क्यों? क्योंकि इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और मई महीने में इनका जो है जन्मदिन पड़ता है, इसलिए ये सुर्खियों में है। महाराणा प्रताप एक राजपूत शासक थे। वे राजपूतों के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। वो मेवाड़ के शासक थे, जो वर्तमान राजस्थान में एक प्रांत है। वे उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सेना ने मुगल सेना से युद्ध किया था। चेतक राणा प्रताप का वफादार घोड़ा था, जिसके साथ उनका गहरा लगाव था। अब देखिए, इनसे प्रदर्शित नैतिक मूल्य देखें तो धैर्य और महिलाओं के प्रति सम्मान जो है इनके व्यक्तित्व का प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। ठीक है, उन्होंने मुगलों की शक्तिशाली व अधिक सक्षम सेना का बहादुरी से मुकाबला किया और बिना किसी समझौते के मुगल सेना से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बंदी बनाए गए लोगों में शामिल महिलाओं के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होने दिया। दूसरे व्यक्तित्व हैं अक्कम्माचेरियन। अक्कम्माचेरियन कौन है? अक्कम्माचेरियन क्यों सुर्खियों में है, ध्यान दीजिए। अक्कम्माचेरियन, उनका जन्म 1909 में केरल के त्रावणकोर में हुआ था। अक्कम्माचेरियन 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु अपना अध्यापन कार्य त्याग दिया था। उन्होंने 1938 में त्रावणकोर के तत्कालीन राजा और दीवान के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इसका उद्देश्य जेल में बंद नेताओं को रिहा करने के लिए शासकों पर दबाव डालना और त्रावणकोर में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था। महात्मा गांधी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की संज्ञा दी थी। त्रावणकोर की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो वो है अक्कम्माचेरियन। उन्हें देश सेविका संघ को संगठित करने का कार्य सौंपा गया था। महिला स्वयंसेवी दल भी कहते हैं इसे। देश सेविका संघ को स्वतंत्रता के बाद 1947 में त्रावणकोर विधानसभा के लिए चुनी गई थी अक्कम्माचेरियन, और उन्होंने जीवितमः ओरु समरम यानी जीवन एक संघर्ष नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। जीवितमः ओरु समरम। इनके नैतिक मूल्यों की बात करें तो समर्पण और निस्वार्थता। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक समर्पित रहीं। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करती रहीं। त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल होने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का उनका निर्णय एक निस्वार्थ कदम था। उन्होंने व्यक्तिगत सुविधाओं और सुरक्षा के बजाय अपने राष्ट्र की भलाई को प्राथमिकता दी। तीसरे व्यक्ति हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल का जन्म सियालकोट में हुआ था और वे वहीं रहते थे। सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है और उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू में शिक्षा ग्रहण की थी। वे दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे और वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे। बाद में वे राजनीति में शामिल हुए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग उन्होंने लिया था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो सेकंड जो राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। गांधी जी भी दूसरे सम्मेलन में भाग लेने गए थे। प्रथम और तृतीय सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। उन्हें एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के विचार को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। उनके नैतिक मूल्य की बात करें तो मानव समानता। वो मानव समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उन्होंने सभी व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया, चाहे वे किसी पृष्ठभूमि या धर्म के भी हो। तीसरे जो चर्चित व्यक्तित्व मई 2023 में चर्चा में है, वो है गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप का जन्म 1901 में नायतोट केरल में हुआ। वह एक प्रसिद्ध मलयालम कवि और विचारक थे। कुरूप ने 1918 में 17 वर्ष की आयु में प्रकृति को नमस्कार यानी कि सैल्यूटेशन टू नेचर नाम से अपनी पहली कविता प्रकाशित की। प्रकृति को नमस्कार यानी सैल्यूटेशन टू नेचर, ये 1918 में मात्र 17 वर्ष की आयु में गोविंद शंकर कुरूप, जो केरल के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत की। वे मानवतावाद के मामले में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थे। योगदान देखें उनका तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि का अनुवाद किया था। इसके अलावा ओटक कुशल बांसुरी गोविंद शंकर कुरूप की प्रसिद्ध रचना है। ओटक कुशल कहते हैं इसे।
उपलब्धियां देखें, उनके पुरस्कार देखें तो उन्हें कविता संग्रह और विश्वनाथनम साहित्य रचना के लिए 1961 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविता संग्रह और विश्वनाथनम। उन्हें विश्व दर्शनम यानी कविताओं का संग्रह के लिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1965 में ओटक कुशल के पहले संस्करण के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। उनके नैतिक दर्शन देखें तो मानवतावाद और वैज्ञानिक सोच उनकी नैतिक मूल्यों में सर्वोपरि हैं। उन्होंने अपने कार्यों और दर्शन में मानवतावाद को ठहराया और रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने मानव जाति के मूल्य और सम्मान पर बल दिया। उन्होंने अवलोकनों और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानवीय भावनाओं और अनुभवों को शामिल कर वैज्ञानिक सोच के साथ अपने लेखन और विचारों को आगे बढ़ाया। तीसरे व्यक्तित्व हैं नानक भील। इनका जन्म 1809 में बरड़ राजस्थान के धनेश्वर गांव में हुआ था। ठीक वह सामंती वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शुरुआती क्रांतिकारियों में से एक थे। वह गुरु गोविंद राजस्थान में धार्मिक सुधारक थे और मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के नेता थे। उनसे प्रभावित थे ये नानक भील। और राजस्थान के बूंदी बरड़ किसान आंदोलन 1922 से 1926 के नेता पंडित नयनूराम शर्मा के समर्थक थे। ठीक है, राजस्थान में बूंदी बरड़ किसान आंदोलन जो थे, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी भी जगह है, बरड़ किसान आंदोलन के नेता पंडित नयनूराम शर्मा के समर्थक थे। उनके साहस और देशभक्ति की चर्चा होती रहती है। नानक भील अपने समय की दमनकारी व्यवस्थाओं और प्रथाओं के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती दी और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों और कल्याण का समर्थन किया। उनके कार्यों और किसान आंदोलन में भागीदारी एवं सार्वजनिक सभाओं के वंदे मातरम का गायन देशभक्ति की प्रबल भावना को दर्शाता है। अगले चर्चित व्यक्तित्व हैं उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। उनका जन्म 1879 में चंद्रनगर हुगली पश्चिम बंगाल में हुआ था। उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय का जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ। योगदान वे युगांतर और अरविंदो घोष की वंदे मातरम पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है, योगदान में क्या है, युगांतर और अरविंदो घोष की वंदे मातरम, युगांतर और वंदे मातरम पत्रिका के वे संपादक रहे। गतिविधियां देखें उनकी तो वो मानिकतला गार्डन हाउस ग्रुप से जुड़े हुए थे। आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का एक समूह था। क्या, मानिकतला गार्डन हाउस। यह अलीपुर षड्यंत्र केस यानी मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश की हत्या का प्रयास, उन षड्यंत्र केस में भी शामिल थे। उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को अंग्रेजों ने बारिंद्र घोष और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सेलुलर जेल काला पानी में भेज दिया। उन्होंने सेलुलर जेल में अपने अनुभवों के बारे में निर्वासितर आत्मकथा यानी परित्यक्त का आत्मभाषण में लिखा। इनकी ईमानदारी और देशभक्ति जो है सर्वोपरि मूल्य हैं। उन्होंने निडरता से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वह जो सही मानते थे उनके लिए खड़े हुए और भले ही इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अगले व्यक्तित्व हैं दिनेश चंद्र मजूमदार। दिनेश चंद्र मजूमदार का जन्म 1907 में बशीरहाट 24 परगना पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे पुलीन बिहारी दास से प्रेरित थे और बिपिन बिहारी गांगुली जैसे क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे। वह शिमला व्यायाम समिति और ब्रिटिश विरोधी समूह युगांतर में शामिल हुए। ठीक, उन्होंने छत्री संघ इकाइयों के प्रशिक्षण की अगुवाई की और आत्मरक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाया। उन्होंने कलकत्ता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त चार्ल्स ऑगस्टस पर बम फेंका और स्टेट्स मैन के संपादक अल्फ्रेड वॉटसन पर हमला किया। दिनेश चंद्र मजूमदार जो हैं उनको 1934 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी भावना और दृढ़ संकल्प उनकी प्रमुख मूल्यों में गिने जाते हैं। उनके कार्य एवं स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से प्रेरित थे। वे अपने आदर्शों पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते गए। अगले व्यक्तित्व हैं गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर उर्फ बाबा राव सावरकर का जन्म 1879 में भागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। वे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। ठीक, विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। योगदान उनका ये है कि 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की सह स्थापना की। उन्होंने
उन्होंने मित्र मेला का गठन किया। राष्ट्रभक्त समूह नामक एक क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। वे इटली की क्रांतिकारी मैजिनी से प्रेरित थे। मैजिनी और नासिक षड्यंत्र केस में से जुड़े हुए थे। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें सेलुलर जेल में कठोर कारावास की सजा दी गई थी। आत्मनिर्भरता उनका मूल्य है, प्रमुख मूल्य में इनसे हम सीख सकते हैं। वह स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे जिन्हें राष्ट्र को मजबूत करने के साधन के रूप में स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। आत्मनिर्भरता को उनके समर्थन ने व्यक्तियों को और समुदायों को स्वयं के बल आगे बढ़ने के सशक्त बनाने के लिए सशक्त बन के उनके विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। ये थे प्रमुख व्यक्तित्व। अब हम बात करते हैं प्रमुख स्थलों की। तो सुर्खियों में रहे वैश्विक स्थलों की बात करें तो सर्वप्रथम मई 2023 में म्यांमार चर्चा में रहा। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह के लिए एक जहाज़ को रवाना किया गया। कलकत्ता जो है उसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, वहाँ से म्यांमार के सितवे बंदरगाह के लिए एक जहाज़ को रवाना किया गया। इससे सितवे बंदरगाह का आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू हो गया। ठीक है, म्यांमार में जगह है सितवे बंदरगाह, उसका आधिकारिक तौर पे संचालन किया गया। चक्रवात मोका MOCHA मोका म्यांमार के तट से टकराया। इसके अतिरिक्त और अगर बात करें तो उज़्बेकिस्तान जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। उज़्बेकिस्तान के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया। मई 2023 में उज़्बेकिस्तान के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया। हाल ही में किस देश के संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया तो उज़्बेकिस्तान उसमें काउंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त और बात करें तो ईरान जो है सुर्खियों में है। ईरान ने तरल ईंधन वाली चौथी पीढ़ी की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है तरल ईंधन वाली चौथी पीढ़ी की मिसाइल है ये, इसे खैबर नाम दिया गया है। खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और खैबर नाम दिया गया है। ईरान इसलिए सुर्खियों में है। इधर देखें तो कतर भी सुर्खियों में है। संयुक्त राष्ट्र ने कतर में अफ़गानिस्तान पर महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया है। संयुक्त राष्ट्र जो है उसने कतर में अफ़गानिस्तान पर महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया है। तो अफ़गानिस्तान को लेकर के जो महत्वपूर्ण वार्ता होने जा रही हैं वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कतर में कराई जा रही हैं, इसलिए कतर सुर्खियों में रहा हुआ है। भारत के पूर्वी हिस्सों की बात करें तो कंबोडिया सुर्खियों में है। INS दिल्ली और INS सतपुड़ा कंबोडिया के सिहानू कबीले में पोर्ट कॉल यानी यात्रा के दौरान पोत विश्राम किया है। ठीक है, INS दिल्ली ने और INS सतपुड़ा जो हैं उन्होंने कंबोडिया के सिहानू कबीले में पोर्ट कॉल यानी कि यात्रा विश्राम किया है। इसके अलावा सुर्खियों में है श्रीलंका भी। चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पर पोर्ट पर एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स ग्रुप जो हैं वो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। भारत के दक्षिणी देशों में समुद्री सीमा में मालदीव जो है सुर्खियों में है। भारत के रक्षा मंत्री ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तट रक्षक एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। भारत के रक्षा मंत्री ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि MNDF के तट रक्षक एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। तो ये तो सारे देश थे जो एशिया के हैं। अब हम एशिया से आगे बढ़ते हैं। एशिया का एक देश और सुर्खियों में है, वो है तुर्की हालांकि यूरोप में पड़ता है या एशिया में, इस बात पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। तुर्की क्यों सुर्खियों में है तो एर्दोगन राष्ट्रपति पद के लिए 15 निर्वाचित हुए तुर्की में। ठीक है, तो इसलिए सुर्खियों में है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में बहुत सारे देश, यूरोप और अफ्रीका में बहुत सारे देशों की बात मैं करता हूँ। शुरू करता हूँ इथियोपिया से। इथियोपिया अगले 5 वर्षों में विदेशी निवेशकों को बैंकिंग में लाइसेंस जारी करेगा।
इथियोपिया अगले 5 वर्ष में क्या करेगा, विदेशी निवेशकों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करेगा। रवांडा भी सुर्खियों में है, ठीक है। रवांडा में बाढ़ और भूस्खलन की विपदाओं में कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी सुर्खियों में है। कांगो में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई, ठीक है। सोमालिया भी सुर्खियों में है। शेबेले नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, ठीक है। तो सोमालिया में भी बाढ़ के स्तर दिख रहे हैं, कांगो में भी, रवांडा में भी, तो इन सब में बाढ़ के मंजर हैं। इसके अलावा नाइजीरिया भी सुर्खियों में है। भारत के रक्षा मंत्री ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, भारत के रक्षा मंत्री ने, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री मालदीव भी गए थे इधर, और उसमें उन्होंने आधारशिला रखी जाकर के। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF की तटरक्षक एकता हार्बर की आधारशिला रखी। बात करते हैं अगले देश की, तो वो है कोसोवो। उत्तरी कोसोवो में नाटो के शांति रक्षक सैनिकों पर हमले हुए हैं। इटली भी सुर्खियों में। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। ग्रीनलैंड जो है वो भी सुर्खियों में है। पीटरमैन ग्लेशियर में बर्फ़ को तेज़ी से पिघलते देखा गया है, ग्रीनलैंड में सुर्खियों में है। तो ये सारे देश सुर्खियों में है। भारत के प्रमुख स्थलों की बात करें सुर्खियों में, तो लद्दाख सुर्खियों में है। भारतीय खगोल वेधशाला ने पहली बार लद्दाख में नॉर्दर्न लाइट्स की परिघटना को कैप्चर किया है, ठीक है। इसके अलावा बारालाचाला दर्रा जो है हिमाचल लद्दाख जो क्षेत्र में पड़ता है, हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है, बारालाचाला दर्रा भी सुर्खियों में है। यहाँ फंसे 76 पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने सुरक्षित निकाल दिया है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल और लद्दाख में है। तुंगनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड का, ये भी सुर्खियों में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भारत से मंजूरी मांगी है, केंद्र से मंजूरी मांगी है तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए, ठीक है। तुंगनाथ मंदिर जो हैं ये उत्तराखंड में हैं। बात करते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश क्यों सुर्खियों में है। भोपाल सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो SDG की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है भोपाल मध्य प्रदेश। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश वाला जो है वो सुर्खियों में है। कूनो नेशनल पार्क KRP के जंगल में 5 और चीतों को बसाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हिंगोली महाराष्ट्र भी सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री ने LIGO इंडिया की आधारशिला रखी है। इसके अलावा नासिक महाराष्ट्र जो है वो सुर्खियों में है। नासिक महाराष्ट्र सुर्खियों में क्योंकि SIT हाल ही में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई एक घटना की जांच करेगी, तो SIT जो है वो एक जांच करेगी। इसके अलावा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो भी सुर्खियों में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सुर्खियों में क्यों है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 1500 वर्ष पुराने कई शैल चित्रों और 1800 से लगभग 2000 वर्ष पुराने कई मानव निर्मित जल निकायों की खोज की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। गुजरात का जूना खटिया स्थल भी सुर्खियों में है। पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से इस जगह पर 500 समाधियों यानी शवादान की खोज की है। गुजरात का जूना खटिया स्थल 500 से ज़्यादा समाधि स्थल 2018 के बाद से। इसके अलावा रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान भी सुर्खियों में है। राजस्थान स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने 3 बाघिनों को स्थानांतरित करने की दिशा की योजना को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अलावा पुराना किला दिल्ली जो है वो भी सुर्खियों में है। पुराना किला स्थल पर उत्खनन से पूर्व मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं।
इसके अलावा लद्दाख सुर्खियों में क्यों है, मैं बता चुका हूँ। नॉर्दर्न लाइट्स की परिघटना को कैप्चर किया गया है। भारतीय खगोल वेधशाला ने पहली बार लद्दाख में ये घटना देखी है। तो ये सारे स्थल सुर्खियों में थे। अब हम सुर्खियों में रही आम योजनाएं, सुर्खियों में रही इस योजनाएं यानी न्यूज़ इन स्कीम्स इन न्यूज़ जो रही हैं, न्यूज़ में रही स्कीम्स की बात करेंगे तो पहले हैं उड़े देश का आम नागरिक, उड़े यू देश का डी, आम ए, नागरिक एन, तो ये बना UDAN उड़ान। तो उड़ान से उड़े देश का आम नागरिक ये योजना जो सुर्खियों में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना रीजनल कॉन्टैक्ट सर्विस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक, ये पूरी योजना का नाम है। RCS उड़ान, तो RCS UDAN, RCS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक का 5.1 संस्करण शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इसके उद्देश्य देखते हैं, फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं आपके समक्ष रखूंगा। इस उड़ान RCS उड़ान योजना का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है निम्नलिखित के माध्यम से एयरलाइन संचालन समर्थन करके इसे जनता के लिए किफ़ायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाना प्रोत्साहित करना है। किसके माध्यम से? पहला केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और एयरपोर्ट संचालकों द्वारा रियायत प्रदान करके। दूसरा व्यवहार्यता अंतराल अनुदान यानी कि व्यवहार्यता अंतराल अनुदान यानी कि इसका बना वियाबिलिटी गैप फंडिंग VGF। तो व्यवहार्यता, वियाबिलिटी, अंतराल गैप और अनुदान फंडिंग। तो वियाबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF यानी कि व्यवहार्यता अंतराल अनुदान VGF के जरिए वित्तीय समर्थन देना। इनके माध्यम से जैसे कि बताया निम्नलिखित के माध्यम से एयरलाइन संचालन का समर्थन करके जनता के लिए किफ़ायती और सुगम बना करके प्रोत्साहित करना है। दूसरा इसका उद्देश्य जो है वो हम कह सकते हैं मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से हवाई सेना से वंचित यानी अनसर्व्ड और जहाँ क्षमता से कम यानी कि अंडर सर्व्ड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उन क्षेत्रों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। क्षमता से कम सेवा प्रदान करने वाले हवाई अड्डे वे अड्डे हैं जहाँ एक सप्ताह में 7 से अधिक उड़ानें नहीं हैं। 7 से अधिक उड़ानें एक सप्ताह में नहीं होती हैं, उनको अंडर सर्व्ड हवाई अड्डों के श्रेणी में गिना जाता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 14, ठीक है 7 से कम है वो अंडर सर्व्ड हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 14 होती हैं। हवाई सेवा से वंचित हवाई अड्डे वे हैं जहाँ से कोई निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें नहीं हैं। एयरपोर्ट के संचालन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और टेक्निकल स्टाफ जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना। पर्यटन स्थलों के साथ साथ पूर्वोत्तर के हवाई मार्गों को भी जोड़ा गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। RCS के अंतर्गत एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्षमता से कम सेवा प्रदान करने वाले हवाई मार्गों में सुधार करना है। योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर विमानन अवसंरचना तथा हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है। उड़ान दृष्टिकोण का पालन करके आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना भी इसका उद्देश्य है। ये योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो AAI है उसकी फुल फॉर्म क्या है? AAI की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी हैं, ठीक है। RCS उड़ान की मुख्य विशेषताएं। RCS उड़ान, RCS यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, तो क्षेत्रीय संपर्क योजना इसे कहते हैं हम। तो क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान जो है UDAN, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? पहला, सीमित सरकारी सहायता। इस योजना का लक्ष्य एयरलाइन ऑपरेटरों को मौद्रिक यानी कि VGF वियाबिलिटी गैप फंडिंग अनुदान के माध्यम से और गैर मौद्रिक सहायता प्रदान करके। मौद्रिक सहायता में वियाबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि व्यवहार्यता
अंतराल अनुदान प्रदान करके और गैर मौद्रिक सहायता प्रदान करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना। सीमित सरकारी सहायता मिलेगी। ये लाभ 3 वर्ष की सीमित अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे। आरसीएस उड़ान की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता ये हैं, इस 3 वर्ष की सीमित अवधि के बीच एयरलाइंस से रूट्स स्थापित करने और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की अपेक्षा की गई है। दूसरा, इसका जो मुख्य विशेषता है वो है सहकारी संघवाद। योजना के तहत एयरलाइन ऑपरेटरों को अलग अलग रियायतें और लाभ देने और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है। तीसरी इसकी विशेषता है हवाई किराए पर ऊपरी सीमा। योजना के तहत जिन सीटों पर वीजीएफ यानी कि विएबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि व्यवहार्यता अंतराल अनुदान प्रदान किया जाता है, उनका हवाई किराया सरकार द्वारा निर्धारित किफ़ायती दरों पर तय किया जाता है। चौथी विशेषता है पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली। योजना के अंतर्गत एयरलाइन ऑपरेटरों का चयन करने के लिए एक पारदर्शी 2 चरणीय बोली प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। पहले से तय वीजीएफ सीमा के भीतर सब्सिडी स्तर को निर्धारित करने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रियाएं। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक वेब आधारित तंत्र को अपनाया गया है। इसकी एक विशेषता है सतत रूप से वित्त पोषित योजना। सतत रूप से वित्त पोषित योजना UDAN उड़ान अपनी तरह की पहली अनूठी योजना है जो घरेलू मार्गों की कुछ श्रेणियों पर संचालित उड़ानों पर अत्यंत कम शुल्क लगाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का वित्त पोषण करती हैं। इस योजना को सरकार की लगातार बदलती प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप रखने के लिए समय समय पर संशोधन किया गया है। उड़ान के विभिन्न संस्करणों की विशेषताएं जो हैं अलग अलग रही हैं। जैसे उड़ान 1.0 जो है दिसंबर 2016 में लॉन्च की गई थी। देश भर के चयनित हवाई अड्डों से वंचित एवं अपनी क्षमता से कम प्रदान करने वाली 6 हवाई अड्डों की सब्सिडी वाली योजनाओं के जरिए से जोड़ा गया था। 2016 की बात है। 2017 में इसका 2.0 सितंबर 2017 में इसका उड़ान का 2.0 का संस्करण या उसका जो संस्करण जो है वो लागू किया गया था। मतलब इसके तहत कम जोड़ा वाली पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और द्वीपीय राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उड़ान 3.0 जो अक्टूबर 2018 में लॉन्च की गई। पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया। वाटर एरोड्रोम यानी जलीय हवाई अड्डा को जोड़ने के लिए सी प्लेन्स यानी कि जल विमान को शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को भी RCA उड़ान के व्यापक ढांचे के अंतर्गत शुरू किया गया और शामिल किया गया। उड़ान 4.0 दिसंबर 2019 में इसके अंतर्गत उड़ान योजना के पिछले संस्करणों के दौरान रद्द किए गए मार्गों के साथ साथ राज्य सरकारों, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए गए मार्गों पर निर्णय करने और उसके परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। उड़ान UDAN RCS उड़ान जैसी अन्य पहलें देखें तो उसमें एक पहल है लाइफ लाइन उड़ान, दूसरी है कृषि उड़ान, तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना IACS। तो लाइफ लाइन उड़ान क्या है? कोविड-19 से निपटने के क्रम में भारत सरकार ने देश भर में चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति के लिए लाइफ लाइन उड़ान की शुरुआत की थी। कृषि उड़ान, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करना है ताकि अपने कृषि उत्पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों और देश के जनजातीय बहुल जिलों के किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा IACS जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना कहते हैं वो क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने IACS का निर्माण किया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी स्थापित करने संबंधी राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार कर उनकी सहायता करना है। अब हम देखते हैं उड़ान 5.0 अप्रैल 2023 में लॉन्च की गई। इसे देश के दूरस्थ और आंचलिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, ये श्रेणी 2 और श्रेणी 3 सीटों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। श्रेणी 2 20 से 80 और श्रेणी 3 में 80 से अधिक वाली शामिल हैं। पहले चरण की 600 किलोमीटर की दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया गया और साथ ही उड़ान के आरंभ और गंतव्य के बीच की दूरी के पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रदान किए जाने वाले VGF यानी कि विएबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि व्यवहार्यता अंतराल अनुदान को प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 600 किलोमीटर की दूरी तक निर्धारित किया जाएगा। यह दूरी पहले 500 किलोमीटर थी, अब 600 कर दी गई है। एयरलाइनों को रूट आवंटित किए जाने के लिए 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होता है। इसके
शुरू करना होगा। पहले यह समय सीमा 6 माह थी, 6 माह से घटा करके 4 माह कर दी। एक रूट से किसी एयरलाइन के एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अलग अलग नेटवर्क में हो या एक ही नेटवर्क में हो। एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के रूट हेतु नवीनता प्रक्रिया यानी कि नोवेशन प्रोसेस को सरल बनाने के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा। ये थी उड़ान योजना के बाद हम दूसरी योजना के संदर्भ में जानते हैं, वो है फेम 2 या फेम सेकंड। क्या है? FAME द्वितीय। FAME का है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो फेम ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। हाल ही में सरकार ने फेम द्वितीय, फेम F यानी फास्टर, A यानी एडॉप्शन, M यानी मैन्युफैक्चरिंग और E यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के तहत, फेम द्वितीय के तहत इलेक्ट्रिकल वाहनों EV पर सब्सिडी को कम कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल वाहनों पर सब्सिडी को कम कर दिया गया है। फेम 2 है। इसका उद्देश्य क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है? उद्देश्य समझें तो फेम द्वितीय का उद्देश्य है बाजार निर्माण और स्वदेशीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस पर सब्सिडी कम कर दी गई है, मतलब इसको सब्सिडी कम कर दिया गया है। इसके अलावा देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल दोनों प्रौद्योगिकियों को वाहनों को अपनाने तथा बाजार निर्माण के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना, 2030% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्य को प्राप्त करना, COP की समझौते के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ईंधन की बचत के लिए इलेक्ट्रिकल गतिशीलता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब हम समझेंगे फेम 2 की विशेषताएं। फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं 2011 में नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन के तहत फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया फेम इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी 2011 में। ज्ञातव्य है कि 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना को भारी उद्योग मंत्रालय लागू कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा फेम चरण 1 को 2015 से 895 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इस चरण को प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। इस योजना की अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। इस योजना का अंतिम विस्तार जो है 2019 तक की अवधि के लिए किया गया था, 31 मार्च 2019 तक। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फेम योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इस चरण की शुरुआत 3 साल की अवधि के लिए किया गया था, बाद में इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया। फेम द्वितीय चरण की मुख्य विशेषताएं। सार्वजनिक परिवहन पर फोकस। फेम द्वितीय सार्वजनिक परिवहन व्यावसायिक खंड उपभोक्ता खंड की तुलना में इलेक्ट्रिकल EV को अपनाने पर बल देकर मांग सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसमें 10 लाख E2W यानी इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर और 5 लाख E3W यानी कि इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर 2 व्हीलर जो हैं इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स की संख्या जो हैं 10 लाख और 5 लाख जो हैं इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स की संख्या और 55,000 4 व्हीलर्स और 7,000 बसों को समर्थन देने की योजना है। निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत E2W यानी कि इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स भी इस योजना के तहत एक बड़े खंड के रूप में शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहनों के लिए दी जाने वाले प्रोत्साहन पर एक सीमा लगा दी है। यह सीमा वर्तमान में 40% के बजाय वाहनों के एक्स फैक्ट्री मूल्य का 15% होगी। पात्रता देखें तो योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए केवल ऐसे वाहन पात्र होंगे जो केवल एडवांस रसायन बैटरी से युक्त न्यूनतम तकनीक मानदंडों को पूरा करने वाले CMVR के अनुसार मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत होंगे। मांग प्रोत्साहन। देश में EV की मांग पैदा करने के लिए कुल बजटीय सहायता में लगभग 86% की मांग प्रोत्साहन के लिए आवंटित की गई है। स्थानीय विनिर्माण देखें तो योजना के तहत इलेक्ट्रिकल वाहनों और विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के लिए महत्वपूर्ण घटकों के स्थानीय निर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत केवल एडवांस बैटरी और पंजीकृत वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। देश भर में महानगरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, स्मार्ट शहरों में, पहाड़ी
राज्यों के शहरों में लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। दिशा निर्देश में शहरों में 3 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर की ग्रिड में और प्रमुख शहरों में जोड़ने वाले राजमार्गों को प्रत्येक 25 किलोमीटर पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तेल विपणन कंपनियों यानी कि OMCs की मौजूदा रिटेल आउटलेट्स को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। OMCs का फुल फॉर्म है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इसको हम कहते हैं तेल विपणन कंपनियां। अब हम सफ़ेद वाली सारणी पढ़ते हैं। फेम के दूसरे चरण के तहत प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट बैटरी के आकार के आधार पर प्रोत्साहन का निर्धारण, 20,000 रुपये प्रति किलोवाट इलेक्ट्रिक बसों के निर्धारण के लिए प्रोत्साहन, 8,596 करोड़ रुपये कुल स्वीकृत प्रोत्साहन। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपये चार्जिंग स्टेशन पर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन इसमें शामिल हैं। अब हम समझेंगे मई 2023 के लिए नीति शास्त्र इथिक्स का टॉपिक। ठीक है, हम उल्टे टॉपिक्स में चल रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रमुख व्यक्तित्व जाने, फिर हमने सुर्खियों में रहे भारतीय स्थल, फिर वैश्विक स्थल सुर्खियों में जो रहे थे, फिर सुर्खियों में रही योजनाओं के बाद अब नीति शास्त्र इथिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। फिर इससे भी पीछे जाएंगे, उल्टा पढ़ रहे हैं ताकि छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कर लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि साथ साथ टॉपिक्स होते जा रहे हैं। तो नीति शास्त्र इथिक्स में पहला टॉपिक है नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स। परिचय। हाल ही में भारत ने नैदानिक परीक्षण के अवसर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नैदानिक परीक्षण के अवसर, इस शीर्षक से क्या रिपोर्ट जारी की है इसको हम समझेंगे। इससे USA इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, USA इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC इंडिया ने संयुक्त रूप से जारी किया है। तो USAIC और PwC ने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया जिसका शीर्षक है भारत में नैदानिक परीक्षण के अवसर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नैदानिक परीक्षण से जुड़ी गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है। ये वैश्विक प्रणालियों के अनुरूप किए गए कई प्रमुख नियामकीय सुधारों के कारण हुआ है। साथ ही इससे सभी के लिए भारत में नैदानिक परीक्षण तक पहुंच प्राप्त करना संभव हुआ है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के साथ साथ देश की विविधतापूर्ण आबादी नैदानिक परीक्षण की गतिविधियों के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। नैदानिक परीक्षण के बारे में जानें तो शोध अध्ययनों के एक सेट को नैदानिक परीक्षण कहा जा सकता है। ये अध्ययन नई दवाओं के बाजार में पहुंचने से पहले उसके मॉलिक्यूल की प्रभावशीलता के आकलन में मदद करते हैं और उनकी सुरक्षित और प्रभावी स्थिति को प्रमाणित करने में सहयोग करते हैं। नैदानिक परीक्षण स्वास्थ्य सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैदानिक परीक्षणों की सहायता से वैज्ञानिक नए उपचार, इलाज और निवारक उपाय विकसित करते हैं। ये उपाय रोग के प्रसार को रोकने में सहायक होते हैं। वर्तमान समय में कई प्रकार के नैदानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं, जैसे उपचार अनुसंधान, रोकथाम अनुसंधान, निदान संबंधी अनुसंधान, आनुवंशिक अध्ययन, महामारी विज्ञान अध्ययन, नैदानिक अध्ययन इत्यादि। आनुवंशिक अध्ययन ये क्या होते हैं, महामारी विज्ञान क्या होती है, नैदानिक अध्ययन क्या होते हैं, इनकी समझता हूँ। देखिए आनुवंशिक अध्ययन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। आनुवंशिक अध्ययन ये जीन और रोग के बीच संबंधों की जांच करते हैं। ये रोग के पूर्वानुमान के सुधार लाने और किसी व्यक्ति के किसी विशिष्ट रोग से ग्रस्त होने की संभावना का पता लगाने में सहयोग करते हैं। महामारी विज्ञान क्या है, इसका अध्ययन का उद्देश्य आबादी के कुछ खास हिस्से में मौजूद रोगों के पैटर्न, कारण और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में पता लगाना है। इस तरह के अध्ययन से रोगों के लिए जोखिम कारकों और सुरक्षात्मक उपायों की पहचान करने में मदद मिलती है। नैदानिक परीक्षण देखें तो इन्हें परीक्षणात्मक अध्ययन यानी कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के रूप में जाना जाता है। नैदानिक अध्ययन के तहत सामान्य तौर पर लोगों के कुछ समूह का चयन उस समूह कर उन पर परीक्षण किया जाता है। साथ ही परीक्षण के दौरान उनमें आवधिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को दर्जा दिया जाता है। हालांकि इस तरह के परीक्षण सहमति आधारित होते हैं। नैदानिक परीक्षण करने की प्रक्रिया व न केवल वैज्ञानिक मानकों पर केंद्रित है बल्कि इसमें मजबूत नैतिक मानकों को भी पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के संकट के समय नैदानिक शोधकर्ताओं द्वारा उपचार और टीकों की आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन स्तर पर प्रयास किए गए थे। हालांकि डेटा की सटीकता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नैतिक प्रोटोकॉल्स के पालन हेतु भी विवश किया गया था। ठीक है, तो ये सब इस संदर्भ में है। अब सबसे पहले हमें समझते हैं कि भारत में नैदानिक परीक्षणों से संबंधित विनियमन क्या है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 भारत में नैदानिक परीक्षण से संबंधित
विनियमों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की अनुसूची वाई के अधीन रखा गया है। इसके तहत कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे भारतीय औषधि महानियंत्रक, ठीक, भारतीय औषधि महानियंत्रक DGCI कहते हैं इसे। DGCI की फुल फॉर्म होगी द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय औषधि महान नियंत्रक। तो भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना नैदानिक परीक्षण में मानवीय अंगों पर कोई रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता। भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया में नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी के लिए निर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। DGCI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का अध्ययन होता है। इसके अलावा भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के में नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश, इसमें संस्थागत स्तरों पर नैतिक आचार समितियों की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है। ऐसी स्थितियों के गठन का उद्देश्य संस्थाओं में नैदानिक परीक्षण शुरू करने से पहले की जांच और उन्हें मंजूरी प्रदान करना है। साथ ही ये सहमति परीक्षण की प्रगति की समय सीमा पर समीक्षा करती हैं। भारत में नैदानिक परीक्षण के चरण देखें तो पहला है मानव भेषज विज्ञान यानी कि ह्यूमन फार्माकोलॉजी। इसके अलावा चिकित्सा अन्वेषणात्मक परीक्षण यानी कि थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, ठीक। इसके अलावा थेरेपेटिक के अलावा देखें तो चिकित्सीय पुष्टि परीक्षण यानी कि थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल्स। इसके अलावा चौथा चरण है, पहला चरण जिसे ह्यूमन फार्माकोलॉजी कहते हैं, यह गैर चिकित्सकीय परीक्षण होता है। इसका उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि नई दवा का उपयोग जो है सुरक्षित है, अधिकतम स्वीकार्य खुराक निर्धारित करना, संभावित दुष्प्रभावों की प्रकृति का पता लगाना। इसके तहत नियंत्रित दशाओं में कुछ रोगियों, पुरुष या महिला पर दवा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पहला, चिकित्सकीय प्रभाव व अधिकतम प्रभावी खुराक की जांच करना, रोगियों की सुरक्षा और मानव शरीर पर दवा के प्रभाव का मूल्यांकन। चिकित्सकीय पुष्टि परीक्षण, थेरापेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल्स, बहुत सारे परीक्षणों के केंद्र पर अधिकाधिक संख्या में रोगियों, पुरुष या महिला पर दवाओं की प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में यह पर्याप्त डेटा प्रदान करता है या प्राप्त करता है। यह अध्ययन एक मानक दवा के साथ तुलना करते हुए किया जाता है। यदि अध्ययन के तहत बीमारी के लिए मानक दवा मौजूद नहीं है तो नुकसानरहित दवा के साथ तुलना करते हुए यह अध्ययन किया जाता है। तो चौथा चरण है मार्केटिंग के लिए दवा की मंजूरी के बाद चरण 4 अध्ययन या पोस्ट मार्केटिंग निगरानी की जाती हैं। इसके तहत दवा के दीर्घकालिक उपयोग से होने वाले जोखिमों और लाभों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है। अब हम समझेंगे नैदानिक परीक्षणों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियम और विनियम। बेलमोंट रिपोर्ट, फिर हम समझेंगे हेलसिंकी घोषणा पत्र, फिर समझेंगे न्यूरेमबर्ग कोड, फिर समझेंगे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP। तो इन सब को समझते हुए हम समझते हैं। सबसे पहले बेलमोंट रिपोर्ट, नैदानिक परीक्षणों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियम और विनियमों में पहली है बेलमोंट रिपोर्ट। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों में से 3 बुनियादी सिद्धांतों को मानवीय अनुसंधान से जुड़ी नैतिकता के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक माना गया है। इनमें शामिल हैं, पहला व्यक्तियों और लाभार्थियों का सम्मान, दूसरा न्याय का सिद्धांत, तीसरा बेलमोंट रिपोर्ट में ये हो गई। अब दूसरी जो है वो रिपोर्ट है हेलसिंकी घोषणा पत्र। ये विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इससे ये नैतिक सिद्धांतों को दूर करने के उद्देश्य से अब तक कई बार संशोधित किए गए हैं। न्यूरेमबर्ग कोड नाजी वैज्ञानिकों द्वारा
किए गए अपमानजनक और शोषणकारी नैदानिक परीक्षणों की प्रतिक्रिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस कोड की अभिपुष्टि यानी रेटिफाइड की गई थी। न्यूरेमबर्ग कोड की यह नैदानिक अनुसंधान संबंधी नैतिकता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करता है। जीसीपी समझें तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस कहते हैं इसे। ये मानव अंगों को शामिल करने वाले परीक्षणों के डिज़ाइन, संचालन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए विकसित किए गए अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और वैज्ञानिक गुणवत्ता मानक हैं। मानव स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश देखें 2016। इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने WHO के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान संगठन यानी कि CIOMS द्वारा तैयार किया गया। CIOMS का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मेडिकल साइंस। अब हम समझेंगे हितधारकों के अनुरूप नैदानिक परीक्षणों में शामिल अलग अलग नैतिक सिद्धांत। नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगी, नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगी, फिर हम प्रायोजक यानी उसके स्पॉन्सर समझेंगे, फिर शोधकर्ता समझेंगे। पहला है नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगी, रोगी को सूचित करना और उसकी मसहमति लेना। दूसरा कल्याण का मतलब रोगी नैतिक सहायता के बिना हकदार हैं जिससे उसकी सार्वजनिक जीवन हो। साथ ही उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले से भी अधिक बचाया जा सकता है। अनुसंधान के दौरान होने वाले नुकसान के लिए इसके अलावा मुआवजा देकर तो परीक्षण में शामिल होने के बाद यदि कोई रोगी कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जांच के बाद उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का अधिकार है। छठा है निजता और गोपनीयता। छठा है रोगी को अपने व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने का अधिकार है। ऐसे में इस तरह की जानकारी को अनुसंधान और दल द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसके अलावा विनियामक एजेंसी देखें तो लाभ व जोखिम का मूल्यांकन। विनियामकीय एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान का सामाजिक और वैज्ञानिक मूल्य संभावित जोखिमों की तुलना में प्रासंगिक व लाभकारी हो। इसके अलावा विनियामकीय एजेंसी में दूसरी है पारदर्शिता और जवाबदेही। परीक्षण में शामिल भागीदारों को गोपनीयता का सम्मान करते हुए एजेंसियों को अनुसंधान योजना और उसके परिणामों को सुलभ तरीके से योजना के समक्ष रखना चाहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रायोजकों यानी स्पॉन्सर्स की। ठीक है, तो पहला है हितों के टकराव से बचना। हितों के संभावित टकराव से पहचान करने के लिए उन्हें कम समय के प्रयोजकों को मजबूत नीतियाँ और प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। पोस्ट रिसर्च एक्सेस एंड लाभ साझाकरण। प्रायोजकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान से पहले होने वाले लाभ प्रासंगिक व्यक्तियों के समुदाय और आबादी के लिए सतत रूप से उपलब्ध हों। इसके अलावा विशेषताएं देखें तो अनिवार्यता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी। सभी विकल्पों और मौजूदा ज्ञान पर विचार करते हुए शोधकर्ताओं को केवल तभी मानव प्रतियोगिता शामिल करना चाहिए जब तक प्रस्तावित अनुसंधान के लिए ऐसा करना अंतिम उपाय है। निजता और गोपनीयता का अधिकार शोधकर्ताओं के प्रति जो है महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बात करें अगर इसके आगे तो प्रायोजकों को प्रतिभागी के बीच अनुसंधान संबंधी लाभों और जिम्मेदारियों के समान वितरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने चाहिए। सामुदायिक डेटा की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण। शोध के सभी चरणों में पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की रक्षा के लिए शोधकर्ताओं को जिम्मेदार माना गया है। दूसरी जो प्रायोजक जो हैं उनके बारे में कह रहा हूँ, तो प्रायोजक के बारे में हम देखेंगे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता। कल्याण। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को परीक्षण में भाग लेने वाले सभी रोगियों को कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें परीक्षण में भाग लेने और रोगियों के साथ साथ नैतिक व्यवहार को बनाए रखने और खालिस्तान हेतु परीक्षण करने चाहिए।